द कॉन्जेनिटल डिजीजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि द एटेलेक्टेजिया एंड एस्फिक्सिया नियोनेटोरम, वी विल स्टडी इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। इसके अलावा जो ट्रॉमेटिक है, जो ट्रॉमेटिक कंडीशंस हैं, इंजरी ऑफ द चेस्ट वॉल, ये हम लोग सर्जरी में पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास बची इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में हम लोग एलर्जिक कंडीशंस पढ़ेंगे, निमोनियाज पढ़ेंगे, ट्यूबरकुलोसिस पढ़ेंगे। इसके अलावा नियोप्लाज्म में हम लोग ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा को अप्रोच करेंगे, ब्रोंको कार्सिनोमा को, और थोड़ा बहुत सेकेंडरीज। इसके अलावा हम लोग पैरालिटिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रिप्लीजिया वगैरह के केसेस बहुत होते हैं, तो पैरालिटिक के बारे में भी कम से कम ट्रीटमेंट जानना जो है वो बहुत जरूरी है। अब इन सब कंडीशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमको पहले पहले पढ़नी है, तो ये कॉन्जेनिटल ट्रॉमेटिक हट गई, वो है एलर्जी। एलर्जी तो लोग कहते हैं कि एलर्जी इज द फूलिशनेस, हाइपर सेंसिटिविटी इज द फूलिशनेस ऑफ द बॉडी। एलर्जन एक्चुअली तो हार्म करता नहीं है, पर उसके अंदर जो है वो उसके अगेंस्ट रिएक्शन बॉडी कर जाती है। तो इसमें अगर ये म्यूकोजा है, इस म्यूकोजा में एक सेल होती है जिसको हम मास्ट सेल कहते हैं। इस मास्ट सेल में वेरियस ग्रैन्यूल्स होते हैं। इन मास्ट सेल के ऊपर इस तरह की एंटीबॉडी लगी होती है, जिसमें एफएबी पीसेस होते हैं और एफसी पीस होती है। और जब म्यूकस में, यहाँ पे म्यूकस होता है, इस म्यूकस में फ्लोट करता हुआ एलर्जन आता है, और ये एलर्जन यहाँ पे जब चिपक जाता है तो ये जो है ये सब्सटेंसेस ये रिलीज हो जाते हैं। दीज आर केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। और इसकी वजह से क्या होता है कि सबसे पहले ब्लड वेसल्स डिस्टेंड हो जाती हैं। इसको कहते हैं वेजोडायलेटेशन या कंजेशन। इसके बाद इसमें से फ्लूइड लीक करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एडीमा। और इसके बाद ये फ्लूइड जो है लीक करके यहाँ ल्यूमन में भी पहुंच जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सुडेशन। और कभी कभी हेमरेज भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो ये बेसिक पैथोलॉजी है। चाहे अब ये जहां जहां ये बेसिक पैथोलॉजी हो रही है, तो सबसे पहले ये बेसिक पैथोलॉजी हो रही है नोज में। तो जब नोज में हो रही है तो इसको हम लोग कहेंगे राइनाइटिस। रिकरेंट बार बार छींक आना, नोज ब्लॉक हो जाना, राइनोरिया होना, ये राइनाइटिस के फीचर्स हैं। अब इसके बाद ये राइनाइटिस जो है अगर साइनस में चली गई तो हेडेक हो जाएगा, तो साइनोसाइटिस हो गई। यूजुअली फ्रंटल साइनस में होती है, फ्रंटल साइनस में यहाँ पे, और यहाँ पे टेंडरनेस हो जाती है। सिवियर हेडेक होता है क्योंकि सुप्रा ऑर्बिटल नर्व साइनस को भी सप्लाई करती है और स्कल्प को भी सप्लाई करती है। इसके अलावा दूसरी ओपनिंग इसमें जो है वो नेजोलैक्राइमल डक्ट की है, तो इससे कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है, जो कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है। तीसरी ओपनिंग नेजोफेरिंक्स में है यूस्टेशियन ट्यूब की, तो उससे जो है एलर्जी जो है वो ईयर में चली जाती है। यूस्टेशियन ट्यूब के ब्लॉकेट को हम लोग कहते हैं यूस्टेशियन कैटार, और यूस्टेशियन कैटार से सिवियर इन्फेक्शन हो जाता है ईयर में, उसको हम लोग कहते हैं अक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। और ये जो है क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में बदल जाती है, जिससे कि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में छेद हो जाता है
और क्रॉनिक ईयर डिस्चार्ज होने लगता है। ये हम लोग सब ईएनटी में पढ़ेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे इसका पीछा भी छोड़ देते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। इसके बाद लेरेंजाइटिस हो जाती है, तो उसमें स्पीच डिस्टर्बेंस हो जाता है, आदमी को खांसी आती है, स्पैस्मोडिक कॉफ आती है, कभी कभी एक्सपेक्टोरेशन आता है, थोड़ा बहुत एक्सपेक्टोरेशन आता है। इसके बाद ट्रैकियाइटिस, फिर ब्रोंकाइटिस। और ब्रोंकाइटिस में सबसे पहली बात यह हुई कि ब्रोंकाइटिस में जैसे ही स्पैज्म हुआ ब्रोंकस का, तो पहली बात यह होती है कि जो ब्रीदिंग है, ब्रोंकस की ब्रीदिंग ब्रोंकियल ब्रीदिंग होती है। इसका मतलब हॉलो ब्रीदिंग होती है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के बराबर होता है और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बीच में गैप होता है। और वेसिकुलर ब्रीदिंग जो लंग पे सुनाई देती है, उसमें इंस्पिरेशन इज 3 times द एक्सपिरेशन एंड देयर इज नो गैप। तो जैसे ही ब्रोंकोस्पैज्म होता है, पहली चीज तो क्या होती है कि एक्सपिरेशन बिकम्स इक्वल टू और लार्जर देन इंस्पिरेशन। इसको हम लोग कहते हैं हार्श वेसिकुलर ब्रीदिंग। ये पहला साइन है स्पैज्म का। इसके बाद जब एयर नैरो पैसेज से पास होती है तो वीज आ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं रोनकाई। तो जैसे मोटे ब्रोंकस में होता है तो सोनोरस रोनकाई होता है, जैसे जैसे पेरिफेरी में फैलता जाता है तो सिबिलेंट रोनकाई हो जाता है, पतली आवाज हो जाती है। इसके अलावा जो है वो एक्सुडेशन होता है, तो एक्सुडेशन की वजह से क्रेप्ट्स आ जाते हैं सारे लंग भर में। अब ये जो बातें हैं ये ब्रोंकस के इन्वॉल्वमेंट की हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? इसका कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि जब स्पैज्म बहुत दिन तक रहता है तो ब्रोंकस डायलेट हो जाता है, ब्रोंकस की कैविटी बन जाती है। इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकिएक्टिसिस। ये यूजुअली बायलैटरल कैविटीज होती हैं, बेस ऑफ लंग में पाई जाती हैं। इनमें पस आ जाता है, जिसकी वजह से क्लबिंग हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि एक्सपेक्टोरेशन खूब आता है, पस आता है कॉफ में, और कभी कभी हेमोप्टिसिस भी हो जाती है। फाइनली ये कैविटी कैन रप्चर इनटू द प्लूरल कैविटी लीडिंग टू ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला। तो ब्रोंकिएक्टिसिस की पहचान, जो मेन पहचान है कि बायलैटरल कैविटी अगर आपको बेस पे मिल रही हो तो प्रोबेबली ब्रोंकिएक्टिसिस है। अब ब्रोंकस का पीछा छूटा तो ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट एल्वुलाई डायलेट होने लगते हैं। एल्वुलाई डायलेट एल्वुला के लेवल पे जब एल्वुलर डिजीज होना आती है तो एल्वुलाइटिस भी होती है, तो इससे निमोनिया भी हो सकता है। अगर ब्रोंकस की डिजीज है तो ब्रोंको निमोनिया है, अगर एल्वुलस की डिजीज है तो लोबर निमोनिया हो जाता है। दूसरी बात, एल्वुलाई डिस्टेंड होने लगते हैं, इससे जो है एम्फाइसीमा हो जाता है। और इसके बाद एम्फाइसीमा के बाद जो है पल्मोनरी वेसल्स में हाइपरटेंशन होके हार्ट फेलियर हो जाता है, जिसको हम लोग कार्पल्मोनल कहते हैं। तो सारी की सारी एलर्जिक डिजीजेस के ये जड़ है। इसको जो है कंट्रोल करने का जो प्राइमरी तरीका है वो ये है कि ये जो एंटीजन है इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बना दीजिए, और ये एंटीबॉडी जब ये म्यूकस में सर्कुलेट कर रहा है एंटीजन यहाँ पे, तो इसको अटैक कर लेगी और ये फिनोमेनन नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। जब कंजेशन हो जाए तो डीकंजेस्टेंट यूज कीजिए, एंटी इंफ्लेमेटरी यूज कीजिए, लोकल और जनरल। एंटी हिस्टामिनिक यूज कर सकते हैं टू डील विद दिस लेवल। ब्रोंकोडायलेटर यूज कर सकते हैं और म्यूकोलिटिक यूज कर सकते हैं कि एक्सुडेशन जो है वो आराम से खांसी में बाहर निकल जाए। इसके अलावा कॉफ सप्रेसेंट यूज कर सकते हैं लाइक कोडीन। इसमें जो बात है वो ये है कि जब ये बहुत सीवियर ब्रोंकोस्पैज्म हो जाता है तो एनॉक्सिया होने लगती है। एनॉक्सिया से रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन बढ़ जाती है और साइनोसिस होने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, जिससे फ्लैपिंग ट्रेमर्स होने लगते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाती है तो डीप फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है, जिसको कि हम लोग को स्मॉल्स ब्रीदिंग कहते हैं।
और फाइनली रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होने लगता है, जिसको हम लोग बिटॉट्स ब्रीदिंग कहते हैं, चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग कहते हैं, या रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये एस्थमा की कहानी है, एलर्जिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम की कहानी है। अब जब भी हमको केस मिलता है तो हमको ये पता करना पड़ता है कि जो एलर्जी की पैथोलॉजी है कहाँ तक एडवांस्ड है, और इसके लिए हमको जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनमें प्राइमरी बात है स्पूटम की स्टडीज, वेरियस एलर्जेंस के अगेंस्ट जो है सेंसिटिविटी टेस्ट जो होते हैं। तीसरी बात जो है वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। चौथी बात ब्लड गैस कर सकते हैं। इसके बाद स्पाइरल सीटी स्कैन या बेटर मेथड्स ऑफ इमेजिंग ऑफ द लंग यूज कर सकते हैं। और इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट यह है कि एलर्जन से बचा जाए, एलर्जन एंटीबॉडी तक न पहुंच पाए, एंटीहिस्टामिनिक्स यूज हो, डीकंजेस्टेंट्स यूज हो, ब्रोंकोडायलेटर्स यूज हो, म्यूकोलिटिक्स यूज हो, कॉफ सप्रेसेंट्स यूज हो। तो ये वेरियस जो है पैथोजेनेसिस पे डिपेंडेंट इसके ट्रीटमेंट मेजर्स हैं। इससे अगर एलर्जी का केस मिल जाता है तो आप आई थिंक यू विल बी एबल टू डील विद अ केस ऑफ एलर्जी बोथ इन लॉन्ग केस एंड शॉर्ट केस।